आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 8वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 7 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। रुद्र आस्था को लेकर नीचे आया तो दादी और चाची जो हॉल में ही बैठी थी उसे देखकर बोली, रुद्र बेटा, आप आस्था को नीचे क्यों लाए? अभी इन्हें आराम की ज़रूरत है। उनकी बात सुनकर रुद्र ने आस्था की तरफ एक नज़र घूर कर देखा और बोला, हमने तो इन्हें आराम करने के लिए कहा था, पर इन्हें अपनी रसोई की रस्म पूरी करनी है। उसकी बात सुनकर चाची हैरानी से बोली, पर बेटा, आपके पाँव में इतनी चोट लगी है, ऐसे में आप खड़े रहकर खाना कैसे बना पाओगी? उनकी बात सुनकर दादी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ बेटा, आपको यह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको यह रस्म करनी है तो सर्वेंट खाना बना देंगे, आप बस हाथ लगा देना, बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर आस्था धीरे से उन्हें देखकर बोली, पर दादी, हम ठीक हैं और हम यह रस्म करना चाहते हैं और आप फिक्र मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। उसकी बात सुनकर रुद्र उसे घूर कर देखता है। वही उसके ऐसे घूरने से आस्था घबराकर अपनी नज़रें झुका लेती है। तभी रुद्र दादी की तरफ देखकर बोलता है, आप फिक्र मत कीजिए, इन्हें कुछ नहीं होगा। उसकी बात सुनकर चाची जल्दी से बोली, पर इसके पाँव में तो चोट लगी है, यह खड़ी कैसे रहेगी? रुद्र आस्था को किचन की तरफ ले जाते हुए बोला, मैं सब संभाल लूँगा। अब उन दोनों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए दोनों शांत होकर सोफे पर बैठ गए। वही रुद्र आस्था को किचन में लेकर आया और सर्वेंट को बोलकर एक चेयर मंगवाकर उसने आस्था को उस पर बिठा दिया और उसे देखते हुए बोला, अब आप बताइए, आपको क्या बनाना है? उसकी बात सुनकर आस्था ने उसे देखा और फिर धीरे से बोली, मुझे नहीं पता यहाँ सबको क्या पसंद है। तभी पीछे से चाची की आवाज़ आई जो किचन में आ रही थी। वह आस्था की बात सुनकर बोली, मीठे में खीर बना लेना, बाकी नाश्ता सर्वेंट बना देंगे। रुद्र और आस्था ने उनकी तरफ देखा तो आस्था उनकी बात सुनकर बोली, मैं नाश्ता भी बना दूंगी, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। चाची, पर बेटा तुम ऐसे। वह आगे कुछ बोलती उसके पहले ही रुद्र उनकी बात काटते हुए बोला, चाची आप फिक्र मत कीजिए, मैं इनकी मदद करूँगा। उनकी बात सुनकर चाची खामोश हो गई। वही सर्वेंट सभी हैरान खड़े रुद्र को देख रहे थे, क्योंकि आज से पहले उसने कभी किचन में पाँव तक नहीं रखा था। कुछ बनाना तो दूर, कभी एक गिलास पानी का भी खुद नहीं लिया था, पर आज वह अपनी पत्नी की मदद कर रहा था। आस्था ने सर्वेंट को देखकर कुछ सामान बताया तो सर्वेंट वह सारा सामान उसे निकाल कर दे दिया। आस्था के कहने पर रुद्र ने उसकी चेयर सेल्फ के पास कर दी जहाँ गैस स्टोव था। आस्था बैठे बैठे ही सारी तैयारी करने लगी। रुद्र भी उसकी मदद कर रहा था। 2 सर्वेंट वही खड़ी थी ताकि अगर उन्हें कुछ सामान चाहिए हो तो वह दे सके, क्योंकि उन दोनों को नहीं पता था कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। लगभग आधे घंटे बाद सब बनकर रेडी हो गया। रुद्र के कहने पर सर्वेंट ने सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। रुद्र ने आस्था को गोद में उठाया और वापस नीचे डाइनिंग रूम में लेकर गया, जहाँ सब उसका ही इंतजार कर रहे थे। रुद्र ने आस्था को एक चेयर पर बिठाया और खुद उसके पास दूसरी चेयर पर बैठ गया। सर्वेंट ने खाना सर्व किया तो सब खाना खाने लगे। सबने खाने की बहुत तारीफें की। रौनक जी ने भी खाने की तारीफ की, पर वसुंधरा जी ने कुछ नहीं कहा, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। नाश्ता करने के बाद दादी ने आस्था को एक रेड कलर का बॉक्स दिया तो आस्था उन्हें देखने लगी तो दादी बोली, यह आपकी पहली रसोई का तोहफा है। आस्था, पर दादी माँ, इसकी क्या ज़रूरत है? दादी, बेटा, यह आपका हक भी है और शगुन भी है, इसलिए आप मना नहीं कर सकती। उनके बहुत कहने पर आस्था ने वह ले लिया। चाची ने भी उसे बॉक्स दिया जिसमें बहुत सुंदर पायल थी। वसुंधरा जी ने अनमने मन से उसे कंगन दिए। आस्था ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप ले ली। तभी दादी रुद्र को देखकर बोली, रुद्र, तुम बहू के लिए क्या लाए हो? उनकी बात सुनकर रुद्र आस्था को देखकर बोला, मैं कुछ नहीं लाया, मुझे पता नहीं था कि गिफ्ट भी देना होता है, पर मैं बाद में इन्हें कुछ दिलवा दूंगा। उसकी बात सुनकर आस्था ने उसे देखा पर कुछ बोली नहीं, पर हाँ, वह थोड़ा उदास हो गई थी। जो रुद्र ने महसूस किया, उसने कुछ नहीं कहा, पर वह मुस्कुरा दिया। दोपहर तक वह दोनों वही रहे। फिर लंच के बाद दोनों रुद्र मेंशन आ गए। दादी का मन तो नहीं था उन्हें भेजने का, पर उन्हें पता था कि रुद्र ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुकता, इसलिए उन्होंने फोर्स नहीं किया। वैसे भी अगर फिर वसुंधरा जी ने कुछ किया तो इस बार रुद्र को रोकना बहुत मुश्किल होगा। रुद्र आस्था को गोद में लिए घर के अंदर आया और लेकर सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ गया।
आस्था को बहुत अजीब लग रहा था ऐसे रुद्र की गोद में, क्योंकि सभी सर्वेंट और राजू वही मौजूद थे। यहाँ तक कि प्रवीण भी वही मौजूद था। आस्था ने एक बार भी अपनी नज़रें उठाकर ऊपर नहीं देखा। रुद्र उसे ही देख रहा था। वह उसे लेकर रूम में आया और सीधे ले जाकर खड़ा कर दिया और बोला, आप फ्रेश हो जाइए, इसके बाद आपको बस रेस्ट करना है और मैं अब आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। यह बोलकर वह बिना कुछ सुने वहाँ से रूम में चला गया। आस्था भी फ्रेश हुई और धीरे से चलकर बाहर आई। रुद्र जो बाहर ही खड़ा था, उसने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाया और ले जाकर बेड पर लिटा दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोला, अब आप यहाँ से बिल्कुल नहीं उठेंगी, जो भी चाहिए हो मुझे बताना, अब आप आराम करो। यह बोलकर वह उठकर वहाँ से जाने लगा तो आस्था ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुद्र ने पहले अपने हाथ और फिर आस्था को देखा तो आस्था ने उसका हाथ छोड़ दिया और नज़रें झुकाकर बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? रुद्र वापस उसके पास बैठ गया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, कहीं नहीं जा रहा हूँ, यही तो हूँ आपके पास, आप सो जाइए। यह बोलकर उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ टाइम बाद आस्था सो गई। रुद्र उसके बालों को सहलाते हुए उसे ही देख रहा था, जो सोते हुए बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। रुद्र ने प्यार से उसका माथा चूमा और उठकर वॉशरूम में चला गया। फ्रेश होकर वह जाकर आस्था के पास ही बैठ गया और लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। शाम लगभग 6 बजे आस्था की नींद खुली। वह उठकर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी, पर उसे रुद्र कहीं भी दिखाई नहीं दिया। आस्था को वॉशरूम जाना था, पर पाँव में चोट की वजह से वह अकेले जा नहीं सकती थी, क्योंकि रुद्र ने उसे पहले ही कहा था कि वह अपने पाँव पर ज़्यादा वजन नहीं डालेगी। अपनी जिद की वजह से उसने अपनी पहली रसोई की रस्म तो कर ली, उसमें भी रुद्र ने उसे पाँव पर वजन डालने नहीं दिया था, बल्कि पूरा टाइम किचन में उसके पास रहा और उसके खाना बनाने में मदद की। पर अब अगर उसने अपने पाँव पर वजन डाला तो पता नहीं रुद्र क्या करेगा। यही सब सोचते हुए आस्था खुद से बोली, अब क्या करें? अगर खुद उठकर गए तो रुद्र भी गुस्सा करेंगे और वैसे भी उनका गुस्सा बहुत खतरनाक लगता है, पर हम क्या करें, हमें वॉशरूम जाना है। आस्था अपने ख्यालों में खोई हुई यह सब बोल ही रही थी कि जब रुद्र ने उसे एकदम अपनी गोद में उठा लिया। आस्था एकदम से घबरा गई और उसके गले में अपनी बाहें लपेट दी। तभी उसने रुद्र की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। आस्था उसे देखकर बोली, आप कब आए? आप तो रूम में नहीं थे। रुद्र ने उसे वॉशरूम में ले जाकर धीरे से नीचे उतारा और बोला, जब आप खुद से बात करने में बिजी थी, इसलिए आपको मेरे आने का पता नहीं चला। आस्था ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नज़रें झुका ली। रुद्र वॉशरूम से बाहर आते हुए बोला, जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं बाहर ही हूँ और हाँ, मैं कभी भी आप पर गुस्सा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आपको मेरे गुस्से से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बोलकर वह वॉशरूम से बाहर चला गया। वही उसकी बात आस्था के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान ले आई। उसने दरवाज़ा बंद किया। हालांकि रुद्र के कहने के मुताबिक उसने लॉक नहीं किया था। वह जल्दी से फ्रेश हुई और धीरे से चलती हुई वॉशरूम से बाहर आ गई। उसके बाहर आते ही रुद्र ने उसे गोद में उठा लिया और लेकर बेड की तरफ बढ़ गया। तभी आस्था उसे देखते हुए धीरे से बोली, सुनिए, मुझे नीचे जाना है, यहाँ रूम में बैठे बैठे अच्छा नहीं लग रहा है। यह बोलकर उसने अपनी नज़रें झुका ली। उसे लगा था कि शायद रुद्र उसकी बात नहीं मानेगा। रुद्र ने उसकी बात सुनकर एक नज़र उसे देखा और उसे ऐसे ही गोद में लेकर नीचे लिविंग रूम में आ गया। उसने उसे सोफे पर बिठाया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं स्टडी रूम में ही हूँ। राजू यही आपके पास ही है और अगर रूम में जाना हो तो बस मुझे आवाज़ लगा देना, खुद से जाने की कोशिश मत करना। आस्था ने उसे देखकर हाँ में गर्दन हिलाई तो रुद्र कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से उसका माथा चूमकर स्टडी रूम में चला गया, जहां प्रवीण पहले से ही मौजूद था। वही आस्था एकटक स्टडी रूम की तरफ देख रही थी, जहां अभी रुद्र गया था। रुद्र का चूमना उसे सुकून दे रहा था। उसके चूमने से आस्था के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसे बहुत ही अलग एहसास हो रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी, पर हाँ, यह एहसास उसे अच्छे लग रहे थे। वही स्टडी रूम का माहौल बहुत ही सीरियस था। रुद्र अपनी बड़ी सी चेयर पर बैठा था और प्रवीण उसके सामने खड़ा उसे कुछ बता रहा था। जैसे जैसे वह बोल रहा था, रुद्र का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और हाथ और माथे की नसें दिखाई दे रही थी। प्रवीण ने उसे सारी बात बताई और चुप कर गया। रुद्र अभी भी चुप बैठा था। उसने अभी तक कुछ भी नहीं कहा था। प्रवीण उसे ही देख रहा था।
उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ भी कहने की, पर उसने हिम्मत की और बोला, बॉस अभी क्या करना है? मतलब अगर वह बात सच हुई तो? वह आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही रुद्र ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो वह चुप कर गया और उसने नज़रें झुका ली। रुद्र उसे देखते हुए गुस्से में बोला, जल्दी से जल्दी इस बारे में पता करो। मुझे इसके बारे में छोटी से छोटी बात भी जाननी है, तो जितना जल्दी हो सके सब पता करो। प्रवीण ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहाँ से चला गया। रुद्र ने आंखें बंद की और सिर सीट से टिका लिया और कुछ सोचने लगा। कुछ देर बाद वह अपने काम में बिजी हो गया। रात को दोनों ने डिनर किया और सो गए। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। आस्था के पाँव भी अब ठीक हो गए थे। रुद्र ने उसका बहुत ख्याल रखा था, जिस वजह से जल्दी ही आस्था के घाव भर गए थे। इन 2 दिनों में आस्था रुद्र के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी। वह अब रुद्र से कुछ भी कहने से हिचकिचाती नहीं थी, बल्कि जो भी बात होती वह बिना किसी झिझक के उससे साफ साफ कह देती थी। रुद्र को भी यह देखकर अच्छा लगता था कि अब आस्था उसे हर बात बिना डरे, बिना झिझक के कह सकती है। वही इन 2 दिनों में रौनक जी ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि आस्था के बारे में सब पता कर सके, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला था, क्योंकि रुद्र ने आस्था की सारी इन्फॉर्मेशन हाइड करवा दी थी। कोई चाहकर भी उसके बारे में कुछ पता नहीं कर सकता था। ऐसे ही एक हफ्ता निकल गया। आज रुद्र और आस्था की शादी को 10 दिन हो गए थे। सुबह का समय। आस्था और रुद्र ने साथ में नाश्ता किए और रुद्र आस्था के माथे को चूमकर अपने ऑफिस के लिए चला गया। आस्था ने भी राजू के साथ मिलकर किचन समेटा और ऊपर अपने रूम में चली गई। वैसे तो बहुत सारे सर्वेंट थे काम करने के लिए, पर किचन का काम वह खुद ही करती थी। रुद्र ने उसे मना भी किया था, पर वह नहीं मानी। फिर रुद्र ने भी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं किया था। वह बस चाहता था कि आस्था खुश रहे। आस्था रूम में आई और अलमारी में अपने और रुद्र के कपड़े सेट करने लगी। अचानक ही उसके पेट में दर्द होने लगा। उसने पहले तो इग्नोर किया, क्योंकि दर्द कम था, पर धीरे धीरे दर्द बढ़ने लगा। उसके लिए खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। पर आस्था ने हिम्मत की और वॉशरूम में चली गई। उसने चेक किया तो उसके पीरियड स्टार्ट हो गए थे। उसने देखा उसके कपड़े गंदे हो गए हैं, तो वह अपने कपड़े और सैनिटरी नैपकिन लेने वॉशरूम से बाहर आई, और दर्द की वजह से उससे चला भी नहीं जा रहा था। वह वही वॉशरूम के बाहर दीवार से लगकर खड़ी हो गई। दर्द बहुत ज़्यादा था। आस्था से चला भी नहीं जा रहा था। वह वही दीवार से लगकर ज़मीन पर बैठ गई। वह अपना दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी, पर ज़्यादा दर्द होने की वजह से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब वह रोहित के घर पर रहती थी, तब भी उसे ऐसे ही दर्द होता था। आरती जी इन दिनों उसे किचन या मंदिर में जाने नहीं देती थी, इसलिए आस्था अपने रूम में पड़ी बस दर्द सहती रहती थी। कोई उसे देखने वाला नहीं था, इसलिए उसे आदत हो गई थी। पर इस बार उसका दर्द पहले से भी ज़्यादा था, लेकिन फिर भी वह बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी, पर उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और उसे जोर से दबाते हुए बोली, रुद्र जी। वही दूसरी तरफ रुद्र, जो मीटिंग रूम में बैठा एक मीटिंग अटेंड कर रहा था, अचानक ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और आंखों के सामने एकदम से आस्था का चेहरा आ गया। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका कोई अपना तकलीफ में हो, पर वह अभी उठकर जा नहीं सकता था, क्योंकि वह मीटिंग उसके लिए बहुत ज़रूरी थी। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर भींच ली और अपना ध्यान मीटिंग में लगाने लगा, पर उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। पर उसकी आंखों के सामने बार बार आस्था का चेहरा आ रहा था। उसके दिल की धड़कन तेजी से धड़क रही थी। वह चाहकर भी अपना ध्यान मीटिंग में नहीं लगा पा रहा था। वह इंतजार कर रहा था कि कब यह मीटिंग खत्म हो और वह आस्था के बारे में जाने कि वह ठीक है या नहीं। उसने अपना सिर झटका और गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और मीटिंग में ध्यान देने लगा। वही आस्था की हालत खराब हो रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह वही जमीन पर ही सिमट कर लेट गई और अपने हाथों से अपने पेट को कसकर पकड़ लिया। उसके कपड़े गंदे हो चुके थे और फर्श पर भी निशान पड़ चुके थे, लेकिन दर्द की वजह से उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उठकर कपड़े चेंज कर सके। वह ऐसे ही फर्श पर पड़ी तड़पती रही। वही 2 घंटे बाद रुद्र की मीटिंग खत्म हुई तो वह जल्दी से अपने केबिन की तरफ भागा। उसने सबसे पहले आस्था को फ़ोन किया। वह फ़ोन उठा ही नहीं रही थी। रुद्र की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने कम से कम 5 बार आस्था को फ़ोन किया, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर रुद्र ने घर के लैंडलाइन पर फ़ोन किया तो राजू ने रिसीव किया। उसके हेलो कहते ही रुद्र जल्दी से बोला,
राजू, आस्था जी कहाँ हैं? उसकी बात सुनकर राजू बोला, दीदी तो अपने रूम में है। आपके जाने के बाद ही वह ऊपर चली गई। उसके बाद से वह नीचे नहीं आई हैं। मैं गया भी था पूछने कि लंच में क्या बनाना है, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और ना ही कोई जवाब दिया। उसकी बात सुनकर रुद्र परेशान हो गया। उसने ठीक है कहा, फिर फ़ोन रख दिया और खुद जल्दी से केबिन से निकलकर बाहर की तरफ भागा। उसने गार्ड से गाड़ी की चाबी ली और खुद ही ड्राइव करते हुए घर की तरफ निकल गया। उसे अभी भी बहुत बेचैनी हो रही थी, पर वह कुछ भी गलत नहीं सोचना चाहता था, इसलिए खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। वही एक होटल के एक रूम में वसुंधरा जी सोफे पर बैठी हुई थी। उनके सामने ही एक आदमी बैठा हुआ था, जिसके हाथ में सिगरेट थी। वह कस लेते हुए वसुंधरा जी को देखकर बोला, तो बताओ बहना, आज हमें याद कैसे किया? यह सुनकर वसुंधरा जी उस आदमी को देखकर बोली, भाई, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। उनकी बात सुनकर वह आदमी, जिसका नाम सोमेश पटेल था, जो वसुंधरा जी का भाई था, उसने बोला, मैंने पहले ही कहा था कि उस चूजे को भी उसके बाप के साथ ही खत्म कर दे, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देख वह चूजा क्या कर रहा है। उसकी बात सुनकर वसुंधरा जी करवाहट से बोली, अगर उस वक्त उसे कुछ हो जाता तो हमारी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती, क्योंकि उसने बहुत पहले ही सारी प्रॉपर्टी रुद्र के नाम कर दी थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाती और हमें कुछ भी नहीं मिलता। सोमेश पटेल, तो अब कौन सा मिल गया है? वसुंधरा जी, इसलिए तो आपको बुलाया है। मुझे कैसे भी करके इसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम चाहिए। इसमें सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर सोमेश कुछ सोचते हुए बोला, तुमने बताया था कि वह चूजा एक लड़की से बहुत प्यार करता था, जिसे तुमने उसकी ज़िंदगी में भेजा था और उसके धोखे से वह बहुत टूट गया था। वसुंधरा जी, हाँ, मैंने सोचा था कि उसके टूटने का फ़ायदा उठाऊंगी, पर उसने मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया और अब तो इसने शादी भी कर ली। सोमेश, क्या शादी? पर किससे? इसकी खबर तो बाहर नहीं आई है। सोमेश ने चौंकते हुए पूछा। तो वसुंधरा जी बोली, यही तो समझ नहीं आ रहा है। जहाँ तक मुझे पता था, यह समायरा के धोखे से इतना टूट गया था कि लड़कियों से नफरत करने लगा था। पर समझ नहीं आता है, इसने इस लड़की से कैसे शादी कर ली, और अभी तक तो यह भी नहीं पता चला है कि यह लड़की कौन है। वही दूसरी तरफ रुद्र जल्दी से घर पहुंचा और ऊपर अपने रूम की तरफ भागा। सभी सर्वेंट उसे ही देख रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई उससे कुछ पूछने की। रुद्र ने दरवाज़ा नॉक किया और आस्था को आवाज़ दी। वही अंदर दर्द से तड़पती आस्था ने जब रुद्र की आवाज़ सुनी तो उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे, पर दर्द की वजह से वह उठ नहीं पाई। रुद्र ने जब देखा कि वह दरवाज़ा नहीं खोल रही है तो उसने जल्दी से अपने फ़ोन में कुछ किया तो दरवाज़ा खुल गया। रुद्र के रूम में बहुत हाईटेक लॉक लगा हुआ था, जो उसके फ़ोन से खुलता था। कोई भी बिना परमिशन के उसके रूम में नहीं जा सकता था। रुद्र जल्दी से अंदर गया और बेड की तरफ देखा, पर आस्था वहाँ नहीं थी। उसने नज़रें इधर उधर घुमाई तो वॉशरूम के पास फर्श पर लेटी उसे आस्था दिखाई दी, जो खुद में ही सिमटी हुई थी। उसे देखकर रुद्र का दिल धक से रह गया। वह भागकर उसके पास गया और ज़मीन पर बैठकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसे देखते ही आस्था का रोना बढ़ गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे ऐसे देखकर रुद्र की हालत खराब हो रही थी। आस्था के आंसू उसे अपने सीने पर किसी तेजाब की तरह लग रहे थे। उसने आस्था को कसकर अपने सीने से लगा लिया। आस्था का रोना बढ़ता ही जा रहा था, जिसे देखकर रुद्र का दिल टूट रहा था, पर उसने खुद को संभाला और आस्था के चेहरे को हाथों में पकड़कर बोला, क्या हुआ आस्था, आप ऐसे ज़मीन पर? आस्था ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और रोते हुए बोली, रुद्र जी। रुद्र, हाँ आस्था, बोलिए। आस्था, रुद्र जी, मैंने बहुत सहने की कोशिश की, पर अब नहीं सहन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। उसकी आंखों के आंसू और दर्द से पीले पड़े चेहरे को देखकर रुद्र की आंखें भी नम हो गई और उसकी बात सुनकर वह घबराकर बोला, कहाँ दर्द हो रहा है, बताइए मुझे, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। उसकी बात सुनकर आस्था कुछ नहीं बोली और अपनी आंखों को इधर उधर घुमाने लगी। अब वह रुद्र को कैसे बताए कि उसे क्या हुआ है। उसे रुद्र को यह सब बताने में अजीब भी लग रहा था और शर्म भी आ रही थी, इसलिए उसने अपनी नज़रें झुका ली और रुद्र से दूर होते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है। वही रुद्र जो आस्था को देख रहा था, उसके हर भाव को समझने की कोशिश कर रहा था।
आस्था को खुद से दूर होते देखकर उसने उसे कसकर पकड़ लिया और अपनी गोद में बिठा लिया। तभी उसकी नज़र फर्श पर बने खून के निशान पर गई, जहाँ पर आस्था बैठी थी। अब उसे कुछ कुछ समझ में आ गया था। उसने आस्था की तरफ देखा, जो उसके ऐसे गोद में बैठने से परेशान सी होकर उसकी गोद से उठने की कोशिश कर रही थी, पर रुद्र की मजबूत पकड़ की वजह से वह उठ नहीं पा रही थी। रुद्र ने एक हाथ से मजबूती से उसकी कमर को पकड़ा और दूसरा हाथ उसके गाल पर रखकर उसका चेहरा खुद की तरफ करते हुए बोला, आस्था, इतना क्यों घबरा रही हैं? यह तो नेचुरल है। आपको परेशान होने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आस्था फिर भी घबराई सी उसकी गोद से उठने की कोशिश करते हुए बोली, प्लीज हमें छोड़िए, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। रुद्र, कुछ नहीं होगा, और अगर खराब भी हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी आप उठिए, बेड पर बैठिए। यह बोलकर वह आस्था को उठाने लगा, पर तभी आस्था के पेट में तेज दर्द हुआ और वह वापस रुद्र की गोद में बैठ गई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और एक हाथ से अपने पेट को दबाने लगी। रुद्र को उसे ऐसे देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने आस्था को अपने सीने से भींच लिया और उसकी पीठ सहलाने लगा। उसने आस्था को ऐसे ही अपनी गोद में उठा लिया और लेकर वॉशरूम की तरफ जाने लगा। वही उसके ऐसे उठाने से आस्था घबरा गई, क्योंकि उसके कपड़े सच में बहुत खराब हो गए थे। उसने रुद्र की तरफ देखा और धीरे से बोली, मुझे नीचे उतार दीजिए, मैं इस वक्त गंदी हूँ, आप भी गंदे हो जाएंगे। रुद्र उसे वॉशरूम में ले आया और उसे ज़मीन पर उतारकर थोड़ा सख्ती से बोला, कोई गंदी नहीं हुई हैं आप, यह तो भगवान का आप औरतों को दिया हुआ तोहफा है। आप औरतें हर महीने इतना दर्द सहती हैं। भगवान ने आपको यह शक्ति दी है कि आप औरतें इतना दर्द सहकर एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लाती हैं। इसलिए आज के बाद यह बात कभी मत बोलिएगा। एक औरत कभी गंदी हो ही नहीं सकती है, और मैं अपनी बीवी के बारे में कभी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करूँगा। यह बोलकर वह वॉशरूम से बाहर चला गया। आस्था वही उदास सी खड़ी रही। उससे लगा कि रुद्र उससे नाराज होकर चला गया है। यह सोचकर वह दुखी हो गई, पर तभी रुद्र वापस आया। उसके हाथ में एक कंफर्टेबल टी शर्ट और लोअर था, और साथ में आस्था के बाकी कपड़े और सैनिटरी नैपकिन का पैकेट। यह सब देखकर आस्था को बहुत शर्म आ रही थी। रुद्र ने उसके कपड़े एक साइड रखे और बाकी सामान भी वही पास में रख दिया, और आस्था के पास आकर बोला, चलिए फ्रेश होकर चेंज कर लीजिए। आस्था ने हाँ में गर्दन हिलाई, पर देखा कि रुद्र वहीं पर खड़ा है, गया नहीं है, तो वह नज़रें झुकाए हुए बोली, आप जाइए, हम चेंज करके आते हैं। उसकी बात सुनकर रुद्र बोला, पर आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपसे खरा भी नहीं हुआ जा रहा है। ऐसे में हम आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? यह बोलकर वह परेशानी से आस्था को देखने लगा। उसकी बात सुनकर आस्था ने एक नज़र उसे देखा और बोली, आप जाइए, हम ठीक हैं। रुद्र, ठीक है, दरवाज़ा लॉक मत करना, हम बाहर ही हैं। अगर कुछ मदद चाहिए हो तो हमें बता देना। आस्था ने हाँ में गर्दन हिलाई, तो उसके बालों को सहलाते हुए रुद्र वहाँ से बाहर चला गया। रुद्र वॉशरूम से बाहर आया तो उसकी नज़र फर्श पर बने खून के निशान पर गई, जो देखकर उसका दिल पसीज गया। सच में एक औरत हर महीने कितना दर्द सहती है, और फिर एक बच्चे को जन्म देने के समय भी औरत को कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है। रुद्र ने अलमारी में से नैपकिन लिए और बैठकर उन निशानों को साफ करने लगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे बस इतना पता था कि वह उसकी बीवी के हैं, उसकी आस्था के। उसने सभी निशान साफ किए और नैपकिन डस्टबिन में डाल दिया। फिर वह उठा और दूसरे वॉशरूम में जाकर अपना हाथ धो लिया। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और धीमे कदमों से चलते हुए आस्था बाहर आई। चेहरा दर्द से पीला पड़ गया था। दर्द की वजह से उससे चला भी नहीं जा रहा था। रुद्र जल्दी से उसके पास गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसने आस्था को बेड पर लिटाया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, हम अभी आते हैं। यह बोलकर वह जाने लगा, पर आस्था ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुद्र ने उसकी तरफ देखा तो उदास नज़रों से उसकी तरफ ही देख रही थी, जैसे कह रही हो कि मत जाओ। रुद्र उसके पास बैठ गया और उसके गाल को प्यार से सहलाते हुए बोला, कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यही हैं, बस 2 मिनट में आ रहे हैं आपके पास। उसकी बात सुनकर आस्था ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ छोड़ दिया। रुद्र रूम से बाहर निकलकर नीचे आ गया और सीधा किचन में चला गया। सर्वेंट ने उसे देखकर अपना सर झुका लिया। रुद्र ने उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और वापस अपने रूम में आ गया। उसने एक नज़र आस्था को देखा, जो आंखें बंद किए लेटी हुई थी।
पर दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने अपने कपड़े लिए और जल्दी से वॉशरूम में चला गया। 5 मिनट में ही वह चेंज करके वॉशरूम से बाहर आ गया। तभी उसके रूम का दरवाज़ा खुला। रुद्र ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सर्वेंट था, जिसके हाथों में ट्रे थी। रुद्र ने उससे ट्रे ली और दरवाज़ा बंद करके आस्था के पास आ गया। उसने ट्रे को साइड टेबल पर रखा और आस्था के पास बैठकर उसके बालों को सहलाने लगा। उसकी छुअन महसूस कर आस्था ने अपनी आंखें खोल दी। रुद्र ने प्यार से उसका माथा चूमा और बोला, चलिए उठिए, यह पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। यह बोलकर उसने आस्था को आराम से उठाकर बिठा दिया और ट्रे में से एक गिलास उठाकर उसके आगे कर दिया। आस्था ने उस चीज़ को देखा तो उसका मुंह बन गया, जिसे देखकर रुद्र बोला, मुंह मत बनाइए, यह जीरे का पानी है, इससे आपको आराम मिलेगा। यह बोलकर उसने वह ग्लास आस्था के होठों को लगा दिया। वही आस्था कुछ नहीं बोली और चुपचाप वह पानी पी ली। फिर रुद्र ने उसे हेल्दी वेजिटेबल सूप भी पिलाया, जिसे पीने से आस्था ने थोड़े बहुत नखरे भी किए। फिर रुद्र ने उसे बेड पर लिटा दिया। उसने बेड के साइड ड्रॉअर में से एक बाम निकाला और आस्था को देखकर बोला, चलिए आपको यह बाम लगा देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। वही बाम लगाने वाली बात सुनकर आस्था थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, रहने दीजिए, हम ठीक हैं। यह बोलकर वह अपनी नज़रें चुराने लगी। उसे ऐसे रुद्र के सामने बहुत शर्म आ रही थी। रुद्र ने उसे ऐसे हिचकिचाते और शर्माते हुए देखा तो उसका चेहरा हाथों में भरकर बोला, आस्था, मैं पति हूँ आपका, मुझसे क्यों इतना शर्माती हैं आप? और यह कैसी झिझक है? आज नहीं तो कल हमें अपने रिश्ते में आगे बढ़ना ही होगा। आप ऐसे करेंगी तो कैसे चलेगा? आपने ही तो कहा था कि आप इस रिश्ते को निभाना चाहती हैं, तो फिर अगर आप ऐसा करेंगी तो कैसे? हम पति हैं आपके, हक है आप पर हमारा। यह बोलकर वह आस्था की आंखों में देखने लगा, जो उसे ही देख रही थी। तभी आस्था नजरें झुकाए धीरे से बोली, हम आपकी सारी बात मानते हैं, हम भी यह रिश्ता निभाना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, पर हम क्या करें, हमें ऐसे आपके सामने बहुत शर्म आती है। उसकी बात सुनकर रुद्र मुस्कुरा दिया और प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोला, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे। अभी तो फिलहाल आपको बाम लगा देते हैं और आप हमें नहीं रोक सकती। पत्नी है आप हमारी, आपके सुख दुख में आपका साथ देना हमारा फ़र्ज है और हमें यह फ़र्ज निभाने से कोई नहीं रोक सकता। यह बोलकर उसने आस्था की टी शर्ट को उसके पेट से थोड़ी सी ऊपर की और उसके पेट पर जहाँ दर्द हो रहा था बाम से मालिश करने लगा। आस्था को ऐसे उसके सामने शर्म भी आ रही थी और अच्छा भी लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वह रुद्र की तरफ देखे। रुद्र का हाथ उसके पूरे पेट पर घूम रहा था, जिससे आस्था को एक अलग ही एहसास हो रहा था। उसकी धड़कनें बढ़ चुकी थी, जिन्हें वह कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वही रुद्र का हाल भी कुछ ऐसा ही था। आस्था के गोरे पेट को देखकर उसके मन में भी अलग ही एहसास पैदा हो रहे थे। धड़कनें तेजी से धड़क उठी थी, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और आस्था को देखकर बोला, आपसे कुछ पूछूं? आप बुरा तो नहीं मानोगी ना? उसकी बात सुनकर आस्था, जो आंखें बंद किए हुए लेटी थी, उसने आंखें खोली और रुद्र को देखने लगी, जो उसे देख रहा था। उसने हाँ में गर्दन हिलाई तो रुद्र बोला, क्या आपको पहले भी इन दिनों ऐसे ही दर्द होता था? उसकी बात सुनकर आस्था कुछ बोली नहीं, पर नज़र झुकाए उसने हाँ में गर्दन हिला दी। तो रुद्र फिर बोला, तो फिर आप करती क्या थी इतना दर्द होने पर? आस्था, पेन किलर खाने के बाद ठीक हो जाता था। रुद्र, पर ज़्यादा पेन किलर सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। चलिए कोई बात नहीं, हम डॉक्टर के पास चलेंगे और आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। अभी आप सो जाइए। आस्था ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर ली। रुद्र के मालिश करने की वजह से उसे बहुत आराम मिल रहा था। दर्द भी लगभग खत्म हो चुका था, इसलिए उसे अब नींद आ रही थी। रुद्र ने कुछ पल उसके पेट की मालिश की। जब उसे लगा कि आस्था सो गई है, तो उसने उसे बाहों में भरकर लेट गया। उसने प्यार से आस्था के माथे को चूमा और खुद से बोला, अब आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं हूं ना आपके पास। आपके सारे गमों और सारे दर्द को आपसे दूर कर आपकी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर दूंगा। यह बोलकर वह आस्था को निहारने लगा। कुछ टाइम बाद उसे भी नींद आ गई और वह भी ऐसे ही आस्था को बाहों में भरकर सो गया। वही दूर राजस्थान की एक बड़ी सी हवेली में एक आदमी एक बड़े से सोफे पर राजा की तरह बैठा हुआ था और उसके सामने एक आदमी सर झुकाकर खड़ा था।
तभी वह आदमी जो सोफे पर बैठा हुआ था उस आदमी को देखते हुए बोला, बोल बलवंत, क्या खबर है। वह आदमी जो सर झुकाकर खड़ा था वह बोला, हुजूर, राजकुमारी इंदौर में नहीं है। वही जो आदमी सोफे पर बैठा था बलवंत की बात सुनकर सख्ती से बोला, इंदौर में नहीं है तो कहाँ है। बलवंत, हुजूर, उसकी सास ने उनको घर से निकलने के लिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। वहीं पर किसी ने उनको बचाया और फिर उस इंसान ने उनसे शादी कर ली। राजकुमारी अभी उसी के साथ मुंबई में है, पर अभी तक पता नहीं चला है कि वह इंसान कौन है। आदमी, तो फिर जल्दी पता करो, मुझे उस इंसान की हर एक छोटी से छोटी डिटेल चाहिए। पिछली खबर की तरह इस बार भी राजकुमारी अपनी शादीशुदा जिंदगी में आगे नहीं बढ़नी चाहिए, वरना पता है ना क्या होगा। बलवंत, जी हुजूर। यह बोलकर बलवंत वहाँ से चला गया। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।